जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे ब्रेकिंग न्यूज में। आपको बता दें, आज की बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बहुत ही बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया ये फैसला देश के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होने वाला है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करके पूरे देश में तहलका मचा दिया था और जमाखोर लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, उससे भी भयंकर फैसला एक बार फिर से मोदी जी लेने वाले हैं, जो कि गरीब और मजदूर लोगों को रातों रात करोड़पति बना देगा। और साथ ही साथ इस देश के सभी बेईमान और भ्रष्ट लोग जो हैं, जो कि अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, उन सबको रातों रात जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या है ये फैसला? इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में हम किसी भी वक्त कहीं भी इस फैसले का खुलासा कर सकते हैं। तो आइए इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर, जो है आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी। सबसे पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो पेटीएम पर केवाईसी खत्म होने के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी। कई यूजर्स को लगा रही है लाखों का चूना। जी हां, आपको बता दें, कोरोना संकट में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में तेजी आ गई है। देश का सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम बार बार हैकर्स के निशाने पर आता है। इस बार हैकर्स पेटीएम यूजर्स को मैसेज भेजकर चेतावनी दे रहे हैं कि आपकी केवाईसी खत्म होने वाली है। इसके 24 घंटे के भीतर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही मैसेज में एक लिंक देकर केवाईसी अपडेट करने को कहते हैं। इसके बाद यूजर्स अकाउंट को कंट्रोल में लेकर लोगों को तगड़ा चूना लगाते हैं। बता दें कि देश में पेटीएम के 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार होने वालों में मध्य प्रदेश के एक टीचर को 40,000 रुपए से ज्यादा का झटका लगा। वहीं महाराष्ट्र में हैकर ने एक पेटीएम यूजर को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। पिछले कुछ महीनों में देश में पेटीएम यूजर्स को धोखाधड़ी वाले एसएमएस मिल रहे हैं। इनमें पेटीएम यूजर्स को चेतावनी दी जा रही है कि उनका केवाईसी खत्म होने वाला है और सेवा 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगी। इनमें यूजर्स को दिए गए नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और भी आसान, सिर्फ इस दस्तावेज पर होगा जारी। जी हां, आपको बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम आसान हो गए हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसमें कई काम आसान हो गए हैं। इसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने दे दिया है, जिसमें आधार का इस्तेमाल डीएल जारी करने से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में होगा। नए नियम के मुताबिक अब आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में हो सकेगा। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने में आधार का इस्तेमाल होगा। बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कहने पर यह बदलाव हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश में कोरोना मामले 50 लाख के पार। 11 दिन में 10 लाख नए केस आए। अब तक 82,000 लोगों की मौत। जी हां, आपको बता दें, भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 11 दिनों में 10 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में पिछले 24 घंटों में 90,123 नए मामले सामने आए और 1290 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हो चुकी है। इनमें से 82,066 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,95,000 हो गई है और 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश के इन 16 राज्यों में खपाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए के नकली नोट, और ये राज्य है पहले नंबर पर। जी हां, आपको बता दें, पाकिस्तान भारत में सिर्फ आतंकवादी ही नहीं भेजता है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए नकली नोट भी भेज रहा है। अभी तक वो बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में ही नकली नोट भेजता था, लेकिन अब उसके भेजे गए नकली नोट देश के अलग अलग 16 राज्यों में पकड़े गए हैं। नकली नोट इतनी तादाद में आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल अब पीछे छूट गया है। यह नोट 2,500 और 200 रुपए के नोट की शक्ल में भारत भेजे जा रहे हैं। हालांकि देश की अलग अलग एजेंसियां हर साल बड़ी संख्या में नकली नोट पकड़ रही है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नकली नोटों से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि कब और कहां कितने नकली नोट पकड़े गए। पाकिस्तान 2,500 और 200 रुपए के नोट की शक्ल में नकली नोट भेज रहा है। खास बात यह है कि तीनों ही तरह के नोटों की बरामदगी के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है। गुजरात में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के नकली नोट पकड़े जा चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 10 करोड़
और पंजाब में 50 लाख रुपए। परेशान करने वाली बात यह है कि नकली नोट के कारोबारियों ने यूपी में भी अपने पैर पसार लिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 100 रुपए हुए टमाटर के दाम, क्यों एक महीने में दोगुने हुए आलू प्याज समेत कई सब्जियों के दाम। जी हां, आपको बता दें कोरोना के इस संकट में आम आदमी की परेशानियां रोजाना बढ़ती जा रही हैं। अब सब्जियों की महंगाई ने किचन का बजट भी बिगाड़ दिया है। रोजमर्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सब्जियां आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को कोलकाता में टमाटर का खुदरा भाव 100 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। सितंबर के दौरान कोलकाता में टमाटर की कीमतों में 40 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अन्य शहरों की बात करें तो वहां पर भी टमाटर की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में भाव 63 रुपए किलो, मुंबई और पटना में 65 रुपए किलो, लखनऊ में 70 रुपए किलो और गुरुग्राम, शिमला तथा लुधियाना में 60 रुपए प्रति किलो हो गया है। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि आलू और प्याज की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आलू की बात करें तो अधिकतर जगहों पर भाव 35 से 40 रुपए है और कुछ जगह पर तो भाव 45 रुपए प्रति किलो से भी अधिक हो गया है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में आलू का खुदरा भाव 37 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 35 रुपए, शिमला में 45 रुपए, लुधियाना में 40 रुपए, मुंबई में 44 रुपए, पटना में 36 रुपए और कोलकाता में 32 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो जया बच्चन के बयान से शिवसेना खुश, मुखपत्र सामना में की तारीफ। जी हां, आपको बता दें सुशांत सिंह की मौत के बाद ड्रग मामले में हो रही जांच की वजह से बॉलीवुड की काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। जब बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को गटर कहा गया तो इस पर राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इशारों इशारों में रवि किशन और कंगना पर जमकर निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि जिन लोगों ने सिनेमा के क्षेत्र में नाम, पैसा सब कुछ कमाया, आज वो इस इंडस्ट्री को गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जया बच्चन के इस बयान पर शिवसेना खासा खुश नजर आ रही है। शिवसेना ने आज अपने संपादकीय में जया बच्चन की जमकर तारीफ की और कहा कि जया बच्चन अपनी बेबाकी और सच बोलने के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। बुधवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि हिंदुस्तान का सिनेमा जगत पवित्र गंगा की तरह निर्मल है। सामना में कहा गया कि जया बच्चन ने अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज और ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में घमासान। जी हां, आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। रिया को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। रिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए एक विशेष अदालत ने कहा कि यदि उन्हें रिहा किया जाता है तो वह उन लोगों को सतर्क करेगी और वे सबूत को नष्ट कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट के करीब पहुंचता जा रहा है। मंगलवार को एनसीबी ने इस मामले की प्रमुख आरोपी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के दोस्त करमजीत सिंह की 1 करोड़ की कार जब्त कर ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद संसद से सड़क तक बहस छिड़ गई। एनसीबी इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ड्रग्स मामले में कई और बड़े नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिरसा ने करण जौहर समेत बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के खिलाफ शिकायत की है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो संसद में रक्षा मंत्री के बयान से घबराया चीन, हड़बड़ाहट में कह दी ये बात। जी हां, आपको बता दें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC और लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने है। चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की साजिश कर रही थी जिसे नाकाम कर दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में सरकार का पक्ष बता दिया है। इससे चीनी सरकार हड़बड़ा गई है और बौखलाहट में तर्कहीन बयान दे रही है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान उकसाने वाला है और इससे सीमा पर सर्दियों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इस तरह का बयान देकर भारत के रक्षा मंत्री अपने लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना और सरकार तैयार है, लेकिन सच ये है कि भारत के कारण ही ऐसी परिस्थिति बनी है। आपको बता दें कि चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लंबे समय से तनातनी बढ़ाने वाली बातें लिखी जा रही हैं। लद्दाख में मोदी सरकार लगातार चीन को सबक सिखाने वाली रणनीति पर काम कर रही है। चीनी सरकार के मुखपत्र में लिखा गया है कि भारत को लगता है कि अगर उसके सैनिक लंबे वक्त तक चीनी सीमा पर टिके रहे तो ये युद्ध शांति की ओर बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो रेलवे ने बनाया ऐसा प्लान, अब नहीं रहेगा ट्रेनों में वेटिंग का झमेला। जी हां, आपको बता दें भारतीय रेलवे में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट बुक कराने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता
चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म सीट देने का प्लान बना लिया है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि यात्रियों को कंफर्म सीट देने के लिए 40 क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। और आइए अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार द्वारा लिए गए उस भयंकर फैसले की जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार। रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 74% FDI को केंद्र की मंजूरी। जी हां, आपको बता दें, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। भारत को अपने बल पर दुनिया के सामने स्थापित करने के लिए मोदी सरकार नए कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 74% FDI को मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत से भारत का रक्षा क्षेत्र में अहम रोल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा मकसद रक्षा उत्पादन, नई तकनीक विकसित करना और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अहम रोल देना है।